ज़्यादा आप अब समय किस में देते हो आप एज ए एक्टर या मीडिया पर्सनैलिटी या एज ए सोशल एक्टिविस्ट? सब में मैं समान मैं टाइम मैनेजमेंट को बड़ा ध्यान में रखता हूँ। कहते हैं ना, कैसे आप वक्त देते हो। वक्त तो बहुत सीमित होता है और इतने वक्त में आप सब तरफ देख लेते हो। जो नए बच्चे मास कॉम जर्नलिज्म करके इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो देश में नाम कमाना चाहते हैं, देश को कुछ देना चाहते हैं, तो वो नई अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरीके से ग्रैब करें? क्या वो अपना यूट्यूब चैनल बनाएं या बड़े बड़े मीडिया हाउसेस पर जाएं? आजकल का ज़माना, मैंने कहा, रेवोल्यूशन है, क्रांति सी आ गई है। एक दौर वो भी था, इसीलिए आपने इसका नाम रखा इंटरनेशनल इक्विटेबल ह्यूमन राइट्स, कि हर इंसान का जो राइट है वो इक्वल होना चाहिए। बिल्कुल, मैं महिलाओं के लिए भी लड़ाई करता हूँ। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत देश में सभी के लिए इक्वल है? इक्वलिटी महिलाओं को, जब आपके घर में एक लड़की जन्म लेती है, जब आप बाहर जाते हैं तो एज ए इंडियन आपको क्या फील होता है जब आप बाहर के लोगों से मिलते हैं? मेरी तकदीर के कातिब मेरी पहचान लिख देना, मेरी तकदीर के कातिब मेरी पहचान लिख देना, मेरे जिस्म के हर हिस्से में हिंदुस्तान। वुमेन एम्पावरमेंट पर आपने काफ़ी काम किया है, वुमेन्स को आपने काफ़ी शिक्षित किया है, उनको एजुकेशन दी है, उनको बढ़ावा दिया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक वक्त का खाना दे दो, आप उनको महीने में 3,000-2,000 रुपए दे दो किसी फंड के तहत, सरकारी फंड के तहत, लेकिन अगर उनको रोजगार दे पाओ, उनको शिक्षा देके आप अगर रोजगार दे पाओ, तो ये बहुत बड़ी बात है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे संजय सिन्हा सर के साथ, वो जो कि एक एक्टर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जाने माने मीडिया पर्सनैलिटी हैं, उनके बारे में कि वो इतनी सारी प्रोफाइल को किस तरीके से मैनेज करते हैं, किस तरीके से लोगों की भलाई भी कर लेते हैं, साथ में एक्टिंग में भी अपना योगदान दे रहे हैं, और मीडिया बाइट्स, मीडिया कवरेज, लोगों के इंटरव्यूज करना, पॉडकास्ट करना, तो मेरे लिए एक सौभाग्य है क्योंकि मैं इस फील्ड से हूँ, इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरे घर वाले फ़ोन लगाते हैं तो मुझे यही बोलना पड़ता है अभी मैं करता हूँ थोड़ी देर में, एक शूट में हूँ। तो संजय सर का जीवन में कहाँ से शुरुआत हुई थी, अभी वो क्या कर रहे हैं, उनके आगे लाइफ में क्या प्लान्स हैं, क्या गोल्स हैं, और आपको वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, इस पॉडकास्ट में हम कवर करेंगे। संजय सर नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? बढ़िया। तो संजय सर, सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आपकी जर्नी शुरू कहाँ से हुई थी? जी, जर्नी तो मैंने शुरू की थी जब स्कूलिंग मेरी लाइफ थी। जब हमने स्कूलिंग शुरू की तो शुरू से ही मेरे मन में एक बात थी कि लोगों की मदद करनी चाहिए। मेरे पापा बार बार मुझे कहते थे कि आईएएस बनना है, आईपीएस बनो, देश के लिए कुछ करना है। मैंने कहा नहीं पापा, मैं इस तरह से नहीं करना चाहता, मैं एक जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ, और जर्नलिस्ट बन के समाज सेवा करना चाहता हूँ, लोगों के लिए सोचना चाहता हूँ, उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। और मैंने फिर मास कम्युनिकेशन किया। मास कम्युनिकेशन करने के बाद फिर मेरा सफ़र शुरू हुआ। दिल्ली से ही हमने सफ़र की शुरुआत की, और आज बतौर मीडिया पर्सनालिटी लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। कई बड़े मीडिया हाउसेस में भी मैंने काम किए, और इस तरह से मेरा सफ़र चल रहा है। मैं पत्रकारिता के माध्यम से, जर्नलिज्म के माध्यम से भी समाज को एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैं हमेशा उस वर्ग पे ध्यान देना चाहता हूँ, वंचित वर्ग, समाज का वो तबका जो हमेशा मदद की गुहार लगाता है। ऐसे लोगों के लिए मैंने हमेशा लिखा है, ऐसे लोगों के लिए मैंने हमेशा आवाज़ उठाई है, और आज भी मुसलसल लगातार मेरी कोशिश चल रही है कि ऐसे लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर पाऊँ, कुछ ना कुछ करूँ। तो आप इतनी हाई एनर्जी लाते कहाँ से, इतनी मल्टीपल प्रोफाइल मैनेज कर रहे हैं? जी, अभी माही जी ने भी ये सवाल किया था मुंबई में। ये एनर्जी, देखिए ऐसा है ना कि एनर्जी मिल जाती है। एनर्जी जब आपके मन में लगन हो, निष्ठा हो, काम करने का की जद्दोजहद हो, तो एनर्जी खुद ब खुद आ जाती है। आपको भगवान, आपको अल्लाह एनर्जी दे देते हैं, आपको शक्ति देते हैं, आपको ताकत देते हैं। लेकिन एक जज्बा तो रहनी चाहिए ना। अगर आप में कुछ करने का जज्बा है, कुछ आगे बढ़ने का जज्बा है, तो आप में एनर्जी आ जाती है। मैं भी फील करता हूँ जब मैं बहुत हारता हूँ। कुछ ऐसे पल भी आते हैं लाइफ में जब मैं, ऐसा लगता है कि मैं अब हार रहा हूँ, तो फिर उस वक्त मैं अपने आप को फिर से रीजनरेट करता हूँ, फिर से कोशिश करता हूँ आगे बढ़ने की। मैं हार नहीं मानता हूँ। बहुत सारे ऐसे पल आए मेरी ज़िंदगी में, ध्रुव जी, कि ऐसा लगा कि अब हार गया हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, हारना नहीं है, कुछ करना है। मैंने अपने प्रभु को याद किया, और उसके बाद फिर मैंने सफ़र की फिर से शुरुआत की। दिल्ली में भी बहुत सारे ऐसे पल आए मेरे साथ। मैं जब स्ट्रगल कर रहा था, बहुत सारे मीडिया हाउसेज में मैं जाता था, प्रोफाइल लेके जाता था कि मुझे जॉब पे रख लो, मुझे जॉब दे दो। तो इस तरह से कई मीडिया हाउसेज से मुझे बहुत नेगेटिविटी भी मिली, लेकिन इन नेगेटिव्स की वजह से जो बातें हुई, उसकी वजह से मैं पॉजिटिव भी हुआ, और इस तरह से मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा, आगे बढ़ रहा हूँ। आज भी मेरा स्ट्रगल का दौर जारी है। मैं समाज के लिए, देश के लिए, सबके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो ज़्यादा आप अब समय किस में देते हो आप, एज ए एक्टर या मीडिया पर्सनैलिटी या एज ए सोशल एक्टिविस्ट?
नहीं देखो, हाँ ध्रुव जी, ये तो मैं ऐसा है कि किसी एक में बहुत ज़्यादा नहीं, सब में मैं समान, मैं टाइम मैनेजमेंट को बड़ा ध्यान में रखता हूँ। कहते हैं ना, कैसे आप वक्त देते हो, वक्त तो बहुत सीमित होता है और इतने वक्त में आप सब तरफ देख लेते हो। तो मैं कहता हूँ, अगर आप टाइम का ध्यान रखोगे, टाइम मैनेजमेंट को ठीक रखोगे, तो आप सब तरफ देख पाओगे। एज एन एक्टर जो मुझे ऑफर मिलते हैं वो भी करता हूँ, खुद डबिंग भी करता हूँ। दूसरी तरफ मीडिया के लिए जो काम आते हैं, असाइनमेंट मुझे मिलते हैं, इंटरव्यूज़ करता हूँ, पॉडकास्ट करता हूँ, लोगों से सवाल करता हूँ, लिखता हूँ कई बड़े मैगजीन्स में, कई बड़े आप अखबारों में मेरे आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं। राजनीतिक मुद्दों पे, अंतर्राष्ट्रीय विषयों पे मैं लिखता हूँ, राष्ट्रीय विषयों पे लिखता हूँ, और हमेशा मैं आवाज़ उठाता रहता हूँ। मेरी हमेशा ये रहती है कि मेरी लेखनी से कहीं ना कहीं देश का, मुल्क का, विश्व का कल्याण हो। कहीं ना कहीं देखिए, पत्रकारिता एक बात है ध्रुव जी, मैं कहना चाहता हूँ कि पत्रकारिता ऐसी चीज़ नहीं, बहुत बड़ा सोशल एक्टिविस्ट होता है एक पत्रकार भी। और अब जो मुद्दे उठाता है, आप भी पॉडकास्ट में हो, आप इंटरव्यू लेते हो, तो आपको भी ये बात ख्याल रखनी चाहिए, जो हम पॉडकास्ट करते हैं, जो टेलीकास्ट करते हैं, जो चीज़ें सामने आती हैं, वो ऐसी होनी चाहिए जिससे समाज का कहीं ना कहीं भला हो, समाज का पे बैड इफेक्ट ना पड़े उससे। ये बहुत ज़रूरी होता है। आपके टेलीकास्ट से, आपके पॉडकास्ट से अगर समाज पे बुरा प्रभाव पड़े, तो ये हम लोगों के लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय होता है, दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए ये ख्याल रखना चाहिए। मैं हमेशा अपने जब क्लासेस में मैं जाता हूँ, मुझे जर्नलिज्म के क्लासेस के लिए बुलाए जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उस वक्त भी मैं यही एक ही बात कहता हूँ कि आप इस बात का हमेशा ख्याल रखो। पत्रकारिता एक मिशन है और इस मिशन का ख्याल रखते हुए आप करो, समाज पे कभी बुरा असर न पड़े, इसका ध्यान रखते हुए काम करो। अब जो पत्रकारिता हो रही है और लोग YouTube पर आ गए हैं, काफी बड़े पत्रकार हैं, चाहे वो रवीश कुमार हो, प्रसून वाजपेयी हो, जो कि यूट्यूबर बन चुके हैं, काइंड ऑफ दैट। तो उनको कंपेयर करा जाता है जो पत्रकार, न्यूज एंकर हैं, जो टीवी मीडियाज में बैठ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा सच दिखा पा रहा है कैमरे पर? देखो, आजकल एक क्रांतिकारी है, एक क्रांति है, एक रेवोल्यूशन कह सकते हो आप, डिजिटल का ज़माना है। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को डिजिटली आना पड़ा। आज बड़े बड़े अखबारात जो पहले निकला करते थे, ऐसे लोग पढ़ते थे, लेकिन आज डिजिटली वो सामने आ रहे हैं। बड़े बड़े पत्रकार भी डिजिटली आ रहे हैं और सामने आके अपनी बातें रख रहे हैं। तो मुझे लगता है विचारों से बड़ा होता है पत्रकार। अगर उनके विचार, रवीश कुमार के विचार अच्छे हैं, और भी बहुत सारे पत्रकार हैं डिजिटली वो आ रहे हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन उनके विचार उम्दा होने चाहिए। अगर विचार आपके उम्दा हैं तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। आप अच्छे पत्रकार हैं। आपके विचार में अगर दम नहीं है, आपके व्यूज़ में अगर दम नहीं है, तो फिर आप अच्छे पत्रकार नहीं हैं। सिर्फ डिजिटली आना, ताम झाम के साथ आना, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आपके विचार समाज को कितना अनुप्रेरित कर रहे हैं, समाज को कितना बल दे रहे हैं, कितनी ताकत दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है ध्रुव जी। लेकिन संजय सर, सवाल फिर भी वही है कि सच ज्यादा कौन दिखा पा रहा है? हाँ, सही कहा आपने। सच तो अभी, सच देखिए, एक्चुअली वो अभी डिजिटल मीडिया कह लीजिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सच दिखाने के चक्कर में लोग क्या क्या नहीं दिखा देते हैं। लोग अपने व्यूअरशिप बढ़ाने के चक्कर में, अभी बहुत सारी खबर आई, धर्मेंद्र जी की मौत हुई थी, उस पर कई बड़े मीडिया वालों ने टेलीकास्ट कर दिया। धर्मेंद्र जी अभी जीवित थे, उन्होंने टेलीकास्ट कर दिया कि यार धर्मेंद्र जी वो चले गए। तो मुझे लगता है सच दिखाने के चक्कर में, मैं मीडिया हाउसेस से भी कहना चाहता हूं कि सच दिखाने के चक्कर में इतना ज़्यादा मत ऊपर चले जाओ कि भाई सच नीचे छूट जाए। तो पुष्टि होती है। देखिए, ट्रेडिशनल मीडिया में क्या होता है कि कोई भी खबर आती है, किसी की मौत होती है, किसी सेलिब्रिटी की, तो उसकी पुष्टि होनी चाहिए। पुष्टि होने के बाद वो टेलीकास्ट होनी चाहिए या फिर अखबार में छपनी चाहिए, आपके मैगजीन में आनी चाहिए, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो बगैर पुष्टि के, चूंकि सोशल मीडिया को अभी तक मान्यता इसलिए नहीं मिली है ध्रुव जी कि सोशल मीडिया आज भी खबरें जो भी आई उसको चढ़ा दिया, उसको पोस्ट बना के डाल दिया, तो उसमें मैच्योरिटी नहीं होती है। तो खबरें जब तक मैच्योर न हो तब तक आप कैसे आप कर सकते हैं? जब तक पुष्ट ना हो, किसी अधिकारी से उसकी पुष्टि ना हो। अगर कोई, किसी की मौत होती है, धर्मेंद्र की मौत हो जाती है, उनके घर वालों से आप पुष्टि कर लो, उसके बाद आप खबरें चलाओ। बगैर पुष्टि के आप खबरें चला देते हो। तो मुझे लगता है सच हम पीछे छोड़ देते हैं। मैं सबकी बात कह रहा हूं। तो सच को सामने लाने के लिए सच्चाई को बहुत करीब से देखना होगा और हमको सही रास्ते से चलना पड़ेगा। जो नए बच्चे मास कॉम जर्नलिज्म करके इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो देश में नाम कमाना चाहते हैं, देश को कुछ देना चाहते हैं, तो वो नई अपॉर्चुनिटीज को किस तरीके से ग्रैब करें? क्या वो अपना यूट्यूब चैनल बनाएं या बड़े बड़े मीडिया हाउसेस पर जाएं? ये बहुत ही उम्दा सवाल है आपका। आजकल का ज़माना, मैंने कहा रेवोल्यूशन है, क्रांति सी आ गई है। एक दौर वो भी था जब
डिजिटल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, लोग अखबारें पढ़ते थे, अखबारों का इंतज़ार करते थे कि वो अखबार आएगी, वो दूरदर्शन चला करता था, लोग इंतज़ार करते थे इतने बजे खबर आएगी तो हम कहाँ क्या हुआ वो पता चलेगा। लेकिन आज एक क्रांति सी आ गई है, डिजिटली बहुत आगे बढ़ चुके हैं हम। तो नए जो लोग हैं उनके सामने बहुत सारे स्कोप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें पड़े, पूरा फलक पड़ा हुआ है उनके सामने करने का। वो चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनका क्या कहते हैं, आगे बढ़ने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए, एक अच्छा गाइड होना चाहिए। लोग आजकल उस्ताद को नहीं मानते हैं, लेकिन हमारे ज़माने में हम लोगों ने जब शुरू किया था तो उस्ताद आलोक तोमर जी जो दिल्ली से ही जनसत्ता में हुआ करते थे हमारे, कह लेती है, उन्होंने बहुत गाइड किया मुझे। तो ऐसे लोगों को पकड़ना पड़ेगा सबसे पहले, जो उस्ताद हो, जो आपको गाइड कर सके, सही तरीके से आपको रास्ता बता सके कि ऐसे आगे बढ़ो। क्योंकि जब आप कभी फंसते हो, कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता था, मैं जब फंसता था तो मैं सवाल करता हूँ कि सर ये मैं फंस गया, मैं क्या करूँ। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते थे जिस टॉपिक्स में हम फंस जाते थे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते थे। एक पत्रकार जो होता है, सहाफ़ी जो होता है, पॉडकास्ट कह लीजिए, पॉडकास्ट में जो एंकर होता है उसको हरफन मौला होना चाहिए। आप जब तक हरफन मौला नहीं होंगे, आप जब तक ऑलराउंडर नहीं होंगे, किसी टॉपिक पे आपको जानकारी नहीं होगी, तो फिर आप इंटरव्यू नहीं कर पाएंगे। सही बात है। तो मैं चाहता हूँ नए जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, नए यूथ जो आगे बढ़ रहे हैं, उनको मैं हमेशा ये कहना चाहूँगा, बड़ों की इज्जत करो। जो बड़े हैं, जिन्होंने वो ज़माना देखा है, आप उस स्कूल में अभी इन कर रहे हो, जिन्होंने जो प्रिंसिपल रह चुके हैं आपके यूनिवर्सिटी के, आपके कॉलेज के, ऐसे लोगों की इज्जत करो, ऐसे लोगों से सीखो और ऐसे लोगों से बार बार सवालात करो, पूछो कि सर ये कैसे करना चाहिए, यहाँ पे मैं फंस रहा हूँ, ये सवाल कैसे करूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। तो अच्छे से बहुत स्कोप है आपके लिए, आप आगे बढ़ो, आप लोग बहुत बेहतर कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। कई बार जो नए बच्चे शुरुआत करते हैं तो उनको जो इश्यूज फेस करने पड़ते हैं वो ये कि उनके कनेक्शंस नहीं होते अच्छे, ना पॉलिटिशियंस के साथ, ना बॉलीवुड में। आपके तो ऑलरेडी सर इतने अच्छे कनेक्शंस हैं, ना ही उनके फॉलोअर्स हैं ऑन इंस्टाग्राम, ना सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब, क्योंकि ज़्यादा कुछ बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है। तो उनका जो टैलेंट होता है वो दब जाता है क्योंकि उनको मौका नहीं मिलता। तो उन बच्चों के लिए आप कुछ ऐसा ऑप्शन बताएंगे कि अगर आपके कनेक्शंस अच्छे नहीं है तो कनेक्शन कैसे बिल्ड करें, अगर आपके फॉलोअर नहीं है तो स्पीड अप कैसे करें कंटेंट को, और किस तरफ ज़्यादा फोकस करें, किस टाइप के कंटेंट पर फोकस करें? देखो, कंटेंट, ऐसा कंटेंट में दम होना चाहिए। अगर आपका कंटेंट बेहतर नहीं है, दम नहीं है उसमें, तो फिर पब्लिक उसको देखेगी नहीं या फिर उसको लेगी नहीं। तो पहले कंटेंट ये तय करो कि कौन सा कंटेंट हम तय करें और किस पे अपन काम करें। तो मुझे लगता है सबसे पहले आपको कंटेंट, आप किस पे एक्सपर्ट हो, आप किस में आपको जानकारी ज़्यादा है। कुछ स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं कुछ बच्चे, वो कहते हैं कि नहीं मैं स्पोर्ट्स। हमारे यहाँ क्या होता है ना कि सबको हम मैं अखबार में जब काम किया करता था तो हमारे अभी भी हम उनको डेडलाइन देते थे और उनको ये बताते थे कि आपको ये स्पोर्ट्स का देखना है, जिनमें होता था एक्सपर्टाइजेशन होता था, हम उस तरफ उसको देते थे। तो आप ये देख लें कि आप किस में एक्सपर्ट, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। आप सिनेमा में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, स्पोर्ट्स में ज़्यादा रखते हैं, पॉलिटिक्स में ज़्यादा रखते हैं, तो ये पहले इसका चुनाव करें, इसका सिलेक्शन आप करें। उसके बाद फिर आप डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। जब आपने इंतखाब कर लिया, आपने चुनाव कर लिया तो मुझे पॉलिटिशियंस को लेके काम करना है, पॉलिटिक्स पे काम करना है, तो उस बीट पे आप काम करो, एक बीट का चुनाव करो सबसे पहले। कुछ भी ऐसा नहीं कि भाई वो उस पर भी कर लिया, उस पर भी कर लिया। ऐसे क्या है कि आप कभी इधर गए कभी उधर गए, तो इस चक्कर में क्या है कि आप फोकस नहीं कर पाओगे, आपका जो एम है उस पर फोकस नहीं कर पाओगे। तो एक चीज़ पे आप फोकस करो कि मुझे इस फील्ड में, पत्रकारिता बहुत छोटी सी चीज़ नहीं है, या पॉडकास्ट को कह लो, आप सबके इंटरव्यूज़ नहीं ले सकते हो। एक बढ़िया वैज्ञानिक होता है, एक फिल्म एक्टर होता है, एक डॉक्टर हो सकता है, हर फील्ड का बंदा होता है। तो पॉडकास्ट जो, इसीलिए मैंने कहा कि पॉडकास्ट जब आप करते हो, जो एंकरिंग आप करते हो, तो इसमें ये भी एक तरह की पत्रकारिता है। तो आपको हर फील्ड में नॉलेज रखना होगा, लेकिन आप फोकस करो कि मुझे सिनेमा पे फोकस करना है। मैं सिनेमा से की जो पर्सनालिटीज़ है मैं उनके इंटरव्यूज़ करूँगा, स्पोर्ट्स वाले जो है मैं उनके करूँगा, डॉक्टर्स हैं तो उनके करूँगा, मेडिकल फील्ड में करूँगा। तो फील्ड का पहले चुनाव करो, कंटेंट आपके अच्छे होंगे तो फिर आप उसको आप आगे बढ़ सकते हो। और देखो, जहाँ तक फॉलोअर्स की बात है, अभी आजकल बहुत इजी हो गया है फॉलोअर्स। देखो, अभी गूगल वगैरह पे आप आराम से, आप थोड़ा सा ध्यान फोकस करो अपना। अगर आपने चैनल बनाया हुआ है, यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, तो आजकल बहुत तेज़ी से आप बिल्ड कर सकते हो, बिल्डअप आपका हो जाएगा। पहले आपको डिसाइड, कंटेंट आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए, कंटेंट को ठीक करो और उस पर रेगुलर आप टाइम से वो उस पर शेयर करो जो पोस्ट हैं आपके। ऐसा नहीं कि आज एक पोस्ट शेयर किया, उसके बाद 20-25 दिन के बाद दूसरा। आप इसका टाइम सेट करो,
ये सबसे बड़ी चीज़ मैं कह रहा हूँ। ये क्या है ना कि लोग एक बार कोई कंटेंट छोड़ा, उसके बाद 20-25 दिन भूल गए, फिर फिर एकदम से ऑफ कर दिया। तो ऐसा नहीं, आप एक टाइम डिसाइड करो कि महीने में या हफ्ते में मुझे एक कंटेंट छोड़ना है। पब्लिक इंतजार करे आपके कंटेंट का कि भैया ध्रुव जी ने ये कंटेंट छोड़ना है, अब मुझे देखना है, इतने बजे वो आना है कंटेंट। तो ये शेयर करने का तरीका सही होना चाहिए। आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपके चाहने वाले भी बढ़ेंगे। सर तीसरा सवाल, जो नए बच्चे हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट बनना चाहते हैं, पत्रकार बनना चाहते हैं, या आपकी तरह बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं, मौके कहाँ से मिले? जैसे आपने बताया कि असाइनमेंट्स मैं कर रहा हूँ, जी। तो उनको असाइनमेंट्स लेने का तरीका क्या? कोई ऐसा कोई ऑनलाइन पोर्टल है, या पहले तो देखो अखबारों में इश्तिहार निकल आते थे कि भाई यहाँ पर इस टाइप की जॉब प्रोफाइल अवेलेबल है, तो अच्छे असाइनमेंट जिसमें अच्छा पे स्केल मिले, मुझे मतलब मौका कैसे मिले, मुझे वो जानना है। अगर बात मीडिया की करें आप, तो मीडिया में देखिए बहुत बड़े बड़े चैनल्स आ गए हैं। दिल्ली के अंदर ही ले लो आप, दिल्ली, मुंबई, दूसरे शहरों में इनके ब्यूरो ऑफिसेज खुल गए हैं हर जगह। तो आप वहाँ पे देखो, इनका एक डिपार्टमेंट होता है, PR डिपार्टमेंट होता है, आप वहाँ पे जाके मिल सकते हो। वो CB बैंक होता है इनका। बड़े बड़े चैनल्स हैं, आज तक हैं, जी न्यूज़ है, और भी बड़े चैनल्स हैं, इंडिया TV है। यहाँ पे जाके आप उनसे मिल के वहाँ अपने CB बैंक में आप अपना CV दे सकते हो। CV दे के आप जब दोगे तो वो फिर आपको कॉल करते हैं जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उनकी नीड होती है कि मुझे एक अच्छा एंकर चाहिए, मुझे जर्नलिस्ट चाहिए, या मुझे दूसरे इन हाउस कुछ बंदे चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं जब आप मास कम्युनिकेशन करते हो या कहीं से आप डिग्री लेते हो। डिग्री करने के बाद स्ट्रिंगर के तौर पे आपको काम करना पड़ता है कुछ दिन। बड़े चैनल्स वाले बतौर स्ट्रिंगर रखते हैं, तुरंत से आपको सैलरी नहीं देते, वो स्ट्रिंगर के तौर पर थोड़े बहुत खर्चे देते हैं। बड़े बड़े चैनल्स में अभी उन लोगों ने कर दिया है, तो कुछ लड़कियां हैं, लड़के हैं, स्ट्रिंगर्स के तौर पे काम कर रही हैं। तो 6 महीने 1 साल आपको बतौर स्ट्रिंगर काम करना पड़ता है, या तो बतौर एंकर, वो भी स्ट्रिंगर के तौर पे आपको देंगे, मौके देंगे बड़े बड़े चैनल्स में। लेकिन आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। एक नहीं 10 चैनल हैं, 20 चैनल हैं, वहाँ पे CV डालो, वहाँ पे जाओ, उनसे कांटेक्ट करो। किसी के भरोसे मत रहो कि वो मेरे को रिकमेंड कर देगा तब होगा। आप अपने आप पे भरोसा रखो, अपनी हुनर पे भरोसा रखो, अपनी प्रतिभा पे भरोसा रखो, उनसे कांटेक्ट करो, और वो बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको बुलाएंगे, आप वहाँ जाओ। अगर आप अच्छे एंकर हो, आप अच्छे आर्टिस्ट हो, फिल्म एक्टर हो, तभी भी आपके लिए बहुत सारे स्कोप्स हैं। देखो अभी तो, पहले तो स्कोप नहीं थे, पहले बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, बड़े बड़े डायरेक्टर तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता था। आज बहुत सारे छोटे छोटे एक्टर्स हैं दिल्ली के अंदर, अपने मुंबई के अंदर, छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में, वो क्या है अपने अपने चैनल्स बना रखे हैं और छोटी छोटी फिल्में कर रहे हैं जिनमें कॉन्सेप्ट होता है, कंटेंट बहुत तगड़ा होता है। वो आप देखो, छोटे छोटे आप स्क्रिप्ट रेडी करो। अरे 4 बंदे मिल गए, 4 दोस्त मिल गए, एक कैमरा पर्सन हो गया, एक दो 3 एक्टर हो गए, एक्ट्रेस हो गए, आप मिल के एक टीम बनाओ। टीम बना के आप काम शुरू करो। छोटे छोटे बहुत सारे कंसेंट होते हैं, उस पर आप काम को शुरू, एक मैसेज दो समाज को, देखो मज़ा आ जाएगा। फिर आप धीरे धीरे करके आपके फॉलोअर्स बढ़ने लगेंगे, आप बहुत तेज़ी से ग्रो करोगे। फिर आप बड़े प्रोड्यूसर्स आपको फ़ोन करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे बंदे हैं, मैं उनको जानता हूँ। मैंने भी ऐसे ही शुरुआत की थी, उसके बाद फिर मेरे पास भी कॉल आना शुरू हुआ। तो आपके पास भी कॉल आएंगे, आपको लोग कांटेक्ट करेंगे कि भैया आप आ जाओ, आज मेरे ऑडिशन है, ऑडिशन दो, और ये कैरेक्टर है, देख लो आप कर पाओगे कि नहीं। तो आप चैलेंज को एक्सेप्ट करो, आप जाओ, वहाँ तक पहुँचो, आप कोशिश तो करो। कोशिशें अक्सर कामयाब होती हैं, वादे अक्सर टूट जाते हैं, बड़ा फेमस डायलॉग है। तो कोशिश करते रहो, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। एक और है सर वो कि मंजिल तो मिल ही जाएगी जी, घर से निकलना पड़ेगा। हाँ जी हाँ, मंजिल के लिए तो आपको घर से निकलना पड़ेगा। घर में बैठे बैठे कोई नहीं देता है। देखो कहते हैं ना कि किस्मत की बात होती है। लोग कहते थे, मुझे मेरे मम्मी पापा, मेरी मम्मी कहते हैं यार किस्मत में तेरे नहीं है। तो किस्मत से ज़्यादा उस आपके हुनर में ताकत होनी चाहिए। आपका हुनर अच्छा है, किस्मत को आप छोड़ो। भगवान भी ये कहते हैं, गॉड भी ये कहते हैं कि आप कोशिश तो करो यार, मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना। आप दिल से याद करो, आप ऑडिशन में जाओ, मुझे दिल से याद करो, लेकिन अपने हुनर पे भरोसा होना चाहिए। अगर आपको अपने हुनर पे भरोसा नहीं, कंफ्यूजन है यार, पता नहीं मैं फेल होऊंगा कि पास, तो फिर आपको भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। वाह, आपका एक्सपीरियंस आपके लफ्जों से झलक रहा है साफ साफ। जो अनुभव है सर आपको इतने साल मीडिया इंडस्ट्री का, बॉलीवुड का, ठीक है। अब थोड़ी बात सोशल एक्टिविस्ट की करते हैं। आपने इतना लोगों के लिए काम किया है, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चल रही है, ह्यूमन इंटरनेशनल इक्विटेबल ह्यूमन राइट्स सोशल काउंसिल। सॉरी सर, मुझे नाम याद नहीं हो पाया। नहीं। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं प्लीज। जी, देखो ये तो हमने बहुत बाद में शुरू किया, 3 साल पहले। कल हमारा 3 साल पूरा हुआ, और 3 साल पे हमारा एक जश्न था कई जगह पे। देखो हम स्कूल के ज़माने से बात करते हैं कि हमारा ये सफ़र कैसे शुरू हुआ। मैं सोशल एक्टिविस्ट मैंने कैसे शुरुआत करी। मैं चूँकि बाई प्रोफेशन पत्रकार बनना चाहता था,
सहाफ़ी बनना चाहता था, समाज के लिए कुछ करना चाहता था, मुल्क के लिए कुछ करना चाहता था। ये दिल में बड़ा ये जज्बा था। पापा हमेशा कहते थे तेरे को आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है। मैंने कहा नहीं पापा, मुझे जर्नलिस्ट बनना है। तो उसके बाद मैं स्कूल जाता था। मेरी मम्मी मुझे टिफ़िन दिया करती थी। तो स्कूल से बाहर जब मैं निकलता था तो मैं देखता था कि कुछ लोग बैठे हैं, बड़े नीडी पर्सन है, आते जाते हुए मुझे बड़े ख़राब से लगते थे। वो हमेशा मांगते थे, उनके पास उनकी हालत बड़ी ख़राब होती थी, उनके छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे। मैं स्कूल में था, उस वक्त मैं जाता था तो मुझे बड़ा बुरा लगता था। मैं छोटा ही था, 7वीं 8वीं में पढ़ रहा था, 7th में 8th में। जभी से मैंने शुरुआत करी, मुझे लगा कि यार ऐसे लोग भी हैं इस ज़माने में। मुझे तो सब कुछ मिल जाता है, मेरे मम्मी पापा सब कुछ दे देते हैं। मैं चूँकि इकलौता था, अपने मम्मी पापा का बेटा था, मुझे सब कुछ मिलता था। लेकिन मुझे लगा कि ऐसे बच्चे भी हैं जिनको कुछ नहीं मिलता है यार, ऐसी महिलाएँ बैठी हैं, इनके लिए भी कुछ करना चाहिए। जभी मैंने अपने टिफ़िन उनको दे देता था, पापा मुझे देते थे टिफ़िन के पैसे, कभी-कभी पॉकेट मनी देते थे, वो भी उनके पीछे मैं खर्च कर देता था। मुझे लगता था ऐसे इन लोगों के लिए करना चाहिए। और ऐसे में मुझे पता था कि जब मैं मम्मा को बोलूँगा या पापा को बोलूँगा कि मैं टिफ़िन नहीं खाया मम्मा और मैंने अपने पैसे दे दिए उनको, तो मुझे पिटाई होगी मेरी। तो मैं झूठ भी बोल देता था कि मम्मा मैंने टिफ़िन खा लिया। तो ये बातें थी। उस वक्त से मेरा इस तरह से सफ़र शुरू हुआ और फिर धीरे-धीरे करके सोशल कामों में मेरा सफ़र शुरू हो गया। मैं कुछ उसमें बड़ा इंटरेस्ट लेने लगा, मुझे अच्छा लगने लगा। मैं स्लम एरियाज़ में चला जाता था, कभी-कभी अकेले चला जाता था स्लम एरियाज़ में, वहाँ के बच्चों के बीच खेलता था, वहाँ की महिलाओं के साथ, वहाँ के लोगों के साथ। मुझे लगता था ये लोग भी बड़े कैसे रहते हैं, हम तो अच्छे घर में रहते हैं, अच्छा खाना मिलता है, सब कुछ होता है, लंच है, डिनर सब कुछ मिलता है। ऐसे लोग, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों के लिए मैं घर से चोरी कर के ले जाता था, मैं पैसे ले जाता था, उन तक पहुंचाता था, मुझे अच्छा लगता था। इसके बाद फिर धीरे-धीरे करके मैं बड़े-बड़े सोशल प्रोग्राम्स करना शुरू कर दिया मैंने। उसके बाद फिर मेरे मन में जब बात आई, दिल्ली बैठा हुआ था मैं, तो कुछ लोग थे, एक सेंट्रल मिनिस्टर हुआ करते थे, मुख्तार अब्बास नकवी साहब। तो ऐसे लोगों के बीच मेरा मिलना-जुलना था, तो मुझे अचानक लगा कि उन्होंने एक ऑफ़र दिया कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ संजय, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, तुम अच्छा कर रहे हो, एक संवेदनशील पत्रकार हो, तो तुम्हें एक अच्छे सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे आगे बढ़ना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन बना लो, एक प्लेटफॉर्म बना लो। जब भी हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया, इंटरनेशनल इक्विटेबल ह्यूमन राइट्स सोशल काउंसिल, और इसके बाद हमने सफ़र की शुरुआत की। मेरे साथ बहुत सारे लोग आए, जतिंदर सिंह शंटी जी हैं जो पद्मश्री अवार्डी हैं, फिर मेरे साथ संदीप मारवा जी जैसे लोग हैं, कह लीजिए मेरे गुरु भी रह चुके हैं, उनका इस नोएडा में आपके नाम से इंस्टीट्यूट। जी। तो ऐसे लोगों को हमने साथ लिया, उनका आशीर्वाद लिया, उन्होंने बड़ा मुझे कहा कि नहीं संजय आप आगे बढ़ो, वी आर ऑलवेज विद यू। तो ऐसे लोगों को लेके हमने सफ़र की शुरुआत कर दी दिल्ली से ही, और आज 23,000 मेंबर्स हैं हमारे। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि नेपाल, भूटान, मालदीव्स और दूसरे बांग्लादेश, ऐसी जगहों में भी लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने लगा। यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी मेरे पास ऑफर आए कि वहाँ भी आपके ऑर्गेनाइजेशन से हम जुड़ना चाहते हैं। तो मैं चूँकि डर से जा नहीं पाया आज तक, लेकिन मेरे पास ऑफर है कराची से, कई बार इस्लामाबाद से कि सर आ जाओ, कराची आओ, हम लोग बहुत अच्छे हैं। आपको दूर से लगता है कि पाकिस्तान के लोग अच्छे नहीं, लेकिन पाकिस्तानी अच्छे होते हैं। लेकिन मैं जाऊँगा तो जाता हूँ, अच्छा लगता है। मैं भूटान भी गया, नेपाल भी जाता हूँ, अच्छा लगता है यहाँ के लोगों से मिलना। मैं चाहता हूँ समाज के लिए कुछ हो। हर इंसान, हमारा मिशन ये है कि हर इंसान, हर बंदा जागरूक हो अपने अधिकारों के प्रति। हम मानवाधिकार की बात करते हैं, तो आज बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि हमारे अधिकार क्या है। 75% लोगों को आज भी ये पता नहीं है कि हमारे राइट्स क्या है। ऐसे लोगों को हम बता रहे हैं, जाके हम यूथ्स को जोड़ रहे हैं, महिलाओं को जोड़ रहे हैं। आपके राइट्स क्या है, आप अपने राइट्स को पहचानो। जब तक आप अपने राइट्स को नहीं पहचानोगे, आप यकीन करो आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। आपका शोषण होगा, सरकार आपका शोषण करेगी, पुलिस और प्रशासन भी आपका शोषण करेगी। आप अपने राइट्स को पहचानो, लड़ना सीखो अपने अधिकारों के लिए। ये मैं हमेशा, मेरा एम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अवेयर करें, हम जागरूक करें। 10 लाख से ज़्यादा लोगों को हम अवेयर कर चुके हैं। लगातार ये मिशन हमारा चल रहा है। इसीलिए आपने इसका नाम रखा इंटरनेशनल इक्विटेबल ह्यूमन राइट्स, कि हर इंसान का जो राइट है वो इक्वल होना चाहिए। बिल्कुल, मैं महिलाओं के लिए भी लड़ाई करता हूँ। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत देश में सभी के लिए इक्वल है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसी बात का तो बड़ा दुख होता है कि इक्वलिटी, महिलाओं को, जब आपके घर में एक लड़की जन्म लेती है तो आप दुखी हो जाते हैं अंदर से कि हमारे घर में यार एक लड़की जन्म आ गई। बाहर से आप दिखावे की खुशी जताते हो, लेकिन अंदर से दुख भी होता है। लेकिन ऐसा नहीं, इक्वलिटी आपके लिए लड़का और लड़की दोनों बराबर होना चाहिए। लड़कियां भी किसी फील्ड में कम नहीं है लड़कों से, हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रही हैं। तो हम इक्वलिटी पे जोर दे रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे जोर दे रहे हैं, उनको भी हक की बातें बता रहे हैं, और उनको ये कह रहे हैं कि आप जब आपके घर में बेटी पैदा हो
तो उस पर भी खुशी मनाइए। वो बहुत खुशी की बात है कि आपके घर में बेटी आई है। बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, आप यकीन करो। लेकिन आज भी कुछ जगहों में, कस्बों में, छोटे छोटे जगहों में ये फीलिंग है। ये फीलिंग को हटा दो। इक्वलिटी बहुत ज़रूरी है। आज लड़कियां भी कम नहीं है लड़कों से, हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रही हैं। हमारी संस्था में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो हमसे भी बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रही हैं। तो ये हमारा मोटो है। हम ये चाहते हैं कि आप इक्वल रहो, इक्वल नज़र से देखो, एक नज़र से देखो सभी को। मौजूदा पॉलिटिक्स को आप किस तरीके से देखते हाँ हैं? जी। क्या आप पॉलिटिक्स में जाना भी चाहते हैं? हाँ जी, मौजूदा पॉलिटिक्स देखिए, पॉलिटिक्स उस ज़माने में, मैं जब छोटा था तो उस ज़माने में कुछ पॉलिटिशियंस थे, बहुत अच्छे थे। उस वक्त एक मिशन सा हुआ करता था। लेकिन आज पत्रकारिता बहुत गंदी भी हो गई है और पत्रकारिता को थोड़ा सा स्वच्छ होना चाहिए। और इसके लिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि टिकट जब लेते हो आप, MP MLAs की जो टिकट आप देते हैं, पार्टीज़ देते हैं, उसके लिए मुझे लगता है एक आप निर्धारित कर दो उनके लिए कि ये होना चाहिए। आप या तो ग्रेजुएट होने चाहिए, आपको आपकी टेस्ट होगी पहले, उसके बाद आपको टिकट दिए जाएंगे। यहाँ पैसों में बिक जाते हैं। आप इतने पैसे दो, आपको राज्यसभा से आपको नॉमिनेट कर दिया जाएगा। इतने पैसे दो, MP MLAs की टिकट मिल जाएगी। कोई लाइव एग्जांपल आपको याद हो? एग्जाम्पल बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप देखेंगे अपने आसपास ध्रुव जी, तो आपको हर स्टेट में, दिल्ली से लेके UP, MP, बिहार, बंगाल, ऐसे बहुत सारे लोग भरे हुए हैं जिनमें वो बात नहीं है, लेकिन उनको टिकट मिल गया। वो आज की तारीख में मंत्री बन गए, सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं। तो मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जो चीज़ें, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आने चाहिए, जिनको जनप्रतिनिधि बनना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको हम देखते हैं अपने आसपास, उनमें वो हुनर है, अल्लाह ने, भगवान ने उनको ये कामयाबी दी है, लेकिन उनको आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलता है। ऐसे लोग, वो बहुत सारे माफिया टाइप के लोग हैं, बहुत सारे अपराधी किस्म के लोग हैं जो पैसों के दम पे आगे बढ़ जाते हैं, जो टिकट ले लेते हैं, आपके MP MLAs बन जाते हैं। तो मुझे लगता है अफसोस वहाँ होता है जब आप एक IAS अफसर हो, आप एक IPS हो, आपको चमचागिरी करनी पड़ती है एक पॉलिटिशियन की। एक जो नेता, जो कल तक एक अपराधी किस्म का आदमी था, जिनको आपको गिरफ्तार करना था, वो आज मंत्री बन जाता है, उसको आपको सलाम करना पड़ता है। तो मुझे लगता है देश के नीति निर्धारकों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इनको ठीक करो, आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ठीक करो। इनके लिए एक आप पैमाना बना लो कि भाई आपको अगर टिकट चाहिए, MP MLAs बनना है, तो आपको इस पैमाने को निर्धारित करते हुए आपको इसको ठीक ठाक करना है। जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं, IAS बनने में कितनी मेहनत होती है। मैंने भी तैयारी करी है IAS बनने के लिए, IPS बनने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। तो कितनी मेहनत करने के बाद आप IAS बनते हो, IPS बनते हो, बड़े अधिकारी बनते हो। तो ये एक शॉर्टकट रास्ता न बने राजनीति। मैं यही कहना चाहता हूँ सारे लोगों से। मैं सबकी इज्जत करता हूँ, किसी की मैं अवहेलना नहीं कर रहा हूँ। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इस बात का ख्याल रखें, अच्छे लोगों को मौके मिले जो डिजर्व करते हो, पैसों में न तोलें। जो राज्यसभा में जाने के लायक है, लोकसभा में जाने के लायक है, संसद में जाने के लायक है, पार्षद बनना चाहते हैं, उनको आप ज़रूर मौके दें। और इसके लिए आप या तो जैसे मीडिया हाउसेज है, वहाँ पे एक ट्रेनिंग सेंटर बना रखा है, वैसे आप करो, ट्रेनिंग दो उनको एज ए स्ट्रिंगर आप रखो, उनको ट्रेंड करके फिर उसके बाद आगे बढ़ाओ, उनको तौर तरीके सिखाओ। ये होनी चाहिए ये बात। आप अपने काम के लिए ज्यादातर विदेश भी जाते रहते हैं, आपने बहुत सारी कंट्रीज विजिट करी हैं। जब आप बाहर जाते हैं तो एज ए इंडियन आपको क्या फील होता है जब आप बाहर के लोगों से मिलते हैं? देखिए, मैं कहते हैं ना, मेरा एक हमेशा मैं कहता हूँ कि मेरी तकदीर के कातिब कहते हैं जो आपकी तकदीर लिखता है, भगवान को, खुदा को। मेरी तकदीर के कातिब मेरी पहचान लिख देना, मेरी तकदीर के कातिब मेरी पहचान लिख देना, मेरे जिस्म के हर हिस्से में हिंदुस्तान लिख देना। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मैं इंडिया से बाहर भी जब जाता हूँ तो मैं अपने देश की तारीफ़ करता हूँ। मुझे गर्व होता है कि आई एम इंडियन, मैं इंडिया से हूँ। और इंडिया ऐसी कंट्री है जो आज की तारीख में कहते हैं वो सबका गुरु है, और कह सकते हैं कि आज इंडिया बहुत आगे की तरफ बढ़ रहा है। और इंडिया ने जो इतिहास रचा है वो हमारे सामने कोई भी नहीं है। तो इंडियन होने पे मुझे बहुत गौरवान्वित मैं खुद हूँ, और मैं बहुत गौरव की फील करता हूँ कि मैं एक इंडियन हूँ। और इंडियन होने के नाते मैं हर जगह जाता हूँ और चाहता हूँ कि हमारे इंडिया का नाम हर जगह लहराए, हमारे इंडिया का परचम हर जगह लहराए। वुमेन एम्पावरमेंट पर आपने काफ़ी काम किया है, वुमेन्स को आपने काफ़ी शिक्षित किया है, उनको एजुकेशन दी है, उनको बढ़ावा दिया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वुमेन मैंने आपको बताया, वुमेन एम्पावरमेंट पे करने का बहुत कुछ है। अभी भी सरकार भी अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। तो देखो, आप एक वक्त का खाना दे दो, आप उनको महीने में 3,000 2,000 रुपये दे दो,
किसी फंड के तहत, सरकारी फंड के तहत, लेकिन अगर उनको रोजगार दे पाओ, उनको शिक्षा दे के आप अगर रोजगार दे पाओ तो ये बहुत बड़ी बात होगी। सारी जिंदगी वो, यकीन करो, आपका गुणगान करते नहीं थकेंगे वो। तो लड़कियों के मामले में बोल रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, आप स्लम एरियाज में चले जाओ, बहुत सारे पिछड़े इलाके में चले जाओ, वहाँ की बच्चियाँ, लड़कियाँ, औरतें इसलिए पिछड़ी हुई कि उनमें शिक्षा नहीं है, शिक्षा के प्रति वो उनको कोई स्कोप नहीं मिला। आज भी बहुत सारे ऐसे कस्बे हैं, आप चले जाओ यूपी में, हरियाणा में, बिहार में, ऐसे बहुत सारे, मैं तो घूमता रहता हूँ, वहाँ भी ऐसे आज भी बहुत दकियानूसी बातें हैं वहाँ पे लड़कियों के मामले में। तो मैं लड़कियों को, मेरा ये मिशन है, देखो मैं, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का ये मिशन है, मेरा खुद भी, कि ऐसे लोगों को थोड़ी सी शिक्षा दे दो। हम बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, हमने पढ़ाई की है, मैंने मास कम्युनिकेशन किया, लेकिन हम हफ्ते में 1 घंटे का वक्त अगर ऐसे एरियाज में जाके दें। मैं अपने लोगों से एक बात कहता हूं कि कहीं भी आप रहो, आप 1 घंटे का, 2 घंटे का वक्त निकालो, आप स्लम एरियाज में जाओ, बच्चियों को इकट्ठा करो। वो पहले पढ़ने को नहीं बैठेंगी, लेकिन उनको बिठाओ, 1 घंटे उनको सिखाओ, उनको बातें, कॉमन बातें सिखाओ, उनको बताओ कि कैसे, क्या दुनिया की क्या हकीकत है, कैसे आप सीखोगे, किताबी बातें बताओ, उनको थोड़ा सा ट्रेंड करो। धीरे धीरे करके वो इतना ट्रेंड हो जाएंगी कि आप कहीं पे उनको रोजगार दिला सकते हो, कहीं चपरासी की नौकरी दिला सकते हो। बहुत सारे ऑफिसेज हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, वहाँ उनको रोजगार दिलाने का काम हमने किया है। अभी तक 10,000 से ज़्यादा महिलाओं को हमने इस तरह से अवेयर किया है, हमारे लोग अवेयर करते हैं, उनको हमने रोजगार से जोड़ा है। तो मैं एक बात कहता हूं कि सरकार को भी मैं एक बात कहता हूं कि गवर्नमेंट को हमेशा रोजगार पे फोकस करना चाहिए। अगर हम उनको रोजगार दे पाए, आपकी फैमिली में अगर किसी को हम रोजगार दे पाए, तो सारी जिंदगी आपकी फैमिली उनका ऋणी रहेगा और उनके प्रति आभार व्यक्त करेगा। तो ये चीज़ है, सरकार को हमेशा इस बात पे फोकस करना चाहिए। अगर पैसे दे रहे हो तो उसको बंद करो। खाना एक वक्त का हम नहीं खिलाएंगे, लेकिन आप रोजगार से जोड़ दो उनको, आप देखो फिर कितना मजा आएगा, देश बहुत आगे चला जाएगा। तो ये और जो बहुत आप काम कर रहे हैं स्ट्रीट चाइल्ड के ऊपर, उसमें आपको कितनी कामयाबी मिली? स्ट्रीट चाइल्ड में बस देखो, नशे की लत बहुत ज्यादा होती है। मैं कभी कभी, मैं जब स्टेशन से आता था, जब कहीं जाता था, तो मैं देखता था यार बच्चे वो बैठ गए, उन बच्चों का कोई भी नहीं, बहुत सारे बच्चों को मैं इकट्ठा करता था, उनको लेके बैठ जाता था, और वो बताते थे कि मेरा कोई भी नहीं है सर, मैं तो अकेला हूँ, स्ट्रीट चाइल्ड्स हूँ, खाने को जहाँ से मिल जाता है मैं खा लेता हूँ। और मैंने देखा कि वो नशे की चीज़ें वो लेके नशा करते हैं ये लोग। डेंट्राइट वगैरह की चीज़ें हैं, मैंने बहुत बार पकड़ी, उनको हटाया भी, मारा पीटा भी कि ये चीज़ें नहीं थिनर है, व्हाइटनर, हाँ ये सारी चीज़ें, व्हाइटनर, ये लेके ना वो कोने में जाते हैं, इसीलिए वो पैसे भी मांगते हैं, पैसे दे दो साहब, पैसे दे दो, और उनसे वो चीज़ें खरीदते हैं। वो नशे में वो सोए रहते हैं पूरे दिन, पूरी रात, तो उनकी लाइफ तो ख़त्म हो रही है, हमारा जनरेशन तो ख़त्म हो रहा है। तो नशे की लत ऐसे लोगों को ज़्यादा लगती है, और ऐसे लोग जो बहुत निम्न मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, नीचे तबके के जो लोग हैं, ऐसे बच्चे चोरियां करते हैं, आपकी चीज़ें चोरी करते हैं, वो नशे की चीज़ खरीदनी है। तो नशा बहुत ख़राब चीज़ है, इस पर हमने आवाज़ उठाई है, और मुझे लगता है सबको मिलके इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। तो ऐसे बच्चों को हमने पकड़ा, बहुत सारे एरियाज़ हैं, वहाँ पे जाके उनको हमने बिठाया, उनको बहुत मुश्किल से, उनको नशे, वहाँ पे हमारे सेंटर्स होते हैं बहुत जगह, नशा मुक्ति केंद्र, वहाँ पे उनको भर्ती करवाया, उनके नशे की आदत छुड़वाई। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, फिर उनको रोजगार से जोड़ा। बहुत सारे छोटे छोटे अपने बहुत सारे जानने पहचानने वाले लोग हैं मेरे को भी इतने बच्चे दे दो, हमारी फैक्ट्री में लगेंगे, लोडिंग अनलोडिंग का काम है, प्यून के काम है, तो अटेंडेंट के तौर पे काम है। तो ऐसे बच्चों को मैंने बहुत जगह लगवाए हैं। तो मुझे लगता है सबको इसमें सोचना चाहिए। और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, हम हमेशा दोष देते हैं, सरकार यार अच्छा काम नहीं कर रही है, ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, दिल्ली गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, या फिर पुलिस अच्छा काम नहीं कर रही है, हमारा MP MLA अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो उनको हमेशा एक बात मैं कहता हूँ, आप दोष देने से बेहतर है खुद को पहले ठीक करो, खुद बदलोगे तब जग बदलेगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आप अपने आप को बदलो, पहले अपने आप में बदलाव लाओ, परिवर्तन लाओ, उसके बाद फिर आप अपने घर वालों को बदलो, अपने फैमिली मेंबर्स को बदलो, फिर आप अपने मोहल्ले तक जाओ, अपने वार्ड्स तक जाओ, अपने शहर तक जाओ। ऐसे बदलाव होता है। हम सिर्फ दोष देते रहते हैं, यार वो अच्छा काम नहीं कर रहा, हमारे वहाँ जो है हमारे गली जो है, हमारे मोहल्ले की गली बहुत ख़राब है, हमारा पार्षद काम नहीं कर रहा है। तो पार्षद तक आप पहुँचो। यूरोपियन कंट्रीज़ में आप जाके देखो, लोग बहुत अवेयर है। आपके घर के आसपास अगर कोई गंदगी आई है, पानी की कमी है, नलके में पानी नहीं आ रही है, तो तुरंत वो जाते हैं पार्षद के पास और उनसे अपनी आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं यार ये हमारा ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करना है। तो यहाँ पे एक बात ये है कि अगर वो आप देख रहे हो कि हमारे नलके में पानी नहीं आ रहा है, तो एक बंदा जाके बोलने से कुछ नहीं होता है। आपको देखो, सबको अवेयर होना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप बदलो, ज़माना बदलेगा। तभी आप ज़माने पे दोष दोगे। आप खुद बदले नहीं हो, आप खुद वही हो।
आप कह रहे हो वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं, आप खुद को बदलो, देखो, फिर यकीन मानो परिवर्तन यहाँ से ही शुरू होगा। और यूथ्स को मैं हमेशा कहना चाहूँगा, जो यूथ्स है जो आगे बढ़ रहे हैं, नशे से एकदम आप दूर रहो, नशे की तरफ देखो तक मत, जो नशा करते हैं उनको भी हटाओ वहाँ से, ये कोशिश ये करो और हमारे अभियान का हिस्सा बनो, हम जिस मिशन को लेकर चल रहे हैं, और ऐसे बच्चों को आगे बढ़ने के मौके दिलाओ, उनको रोजगार से जोड़ो, शिक्षा दो, ये हमेशा मैं कहता हूँ सभी से। संजय सर, एक वो गलती जो संजय सिन्हा ने करी अपनी लाइफ में, जो आज आप कैमरे पर हर एक बच्चे से, हर एक यूथ से कहना चाहो कि बेटा आप ही मत करना। हाँ जी हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मुझसे भी बहुत बार गलतियाँ हुई, और बहुत बार क्या है, डिसीज़न आप सही से नहीं ले पाते हो। देखो, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो जब एजुकेशन आपका चलता है तो उस वक्त बहुत सारे ऐसे पड़ाव आते हैं। जब आप पढ़ाई का जो पड़ाव होता है, जब आप मैट्रिक पास करते हो, उसके बाद एक बड़ा पड़ाव होता है कि आपको किस लाइन में जाना है, क्या करना है ना। तो हम यहाँ पे चूक कर जाते हैं। मैं पेरेंट्स को भी एक बात कहना चाहता हूँ, पेरेंट्स अपने बच्चों के इंटरेस्ट को देखें। जैसे मेरे पापा चाहते थे कि मैं आईएएस बनूं, मैं आईपीएस बनूं, मुझे अच्छा लगेगा, पापा हमेशा एक बात कहते थे, वो हमेशा मेरे पर जोर देते थे, तो इसमें मैं बड़ा कन्वर्ट हो जाता था। कभी कभी मुझे लगता था पापा की बात सही कह रहे हैं पापा, अगर मैं आईएएस बनता तो मज़ा आता, आईपीएस बनता तो मज़ा आता। मैं बड़ा कंफ्यूज होता। इसी चक्कर में मैंने हालांकि कोशिश भी की आईएएस बनने की, आईपीएस बनने की, लेकिन इस चक्कर में वो प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर मेरे ऊपर, नहीं है अभी पढ़ाई करनी है, अभी बाहर मत जाओ, ये करना है। तो ये चीज़ें मैं हमेशा पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि आप प्रेशर मत दो बच्चों पे, आप बड़ा वो उनसे एक दोस्त की तरह रहो, एक फ्रेंड की तरह उनसे पेश आओ, मज़ा आएगा। एक उन पे प्रेशर मत दो कि बेटा ये करना है, आपकी बच्ची छोटी है या बच्चा छोटा है, बेटा तुम आपको ये बनना है, ये करना नहीं। उसका इंटरेस्ट देखो, वो क्या करना चाहती है या क्या करना चाहता है, उसको कंफ्यूज मत करो, है ना। वो डॉक्टर बनना चाहती है, पापा मैं डॉक्टर बनूंगी, आप उसको बोल रहे हो नहीं यार डॉक्टर नहीं, तुमको एक इंजीनियर बनना है। तो नहीं, ये इसी चक्कर में मैं आज आईएएस होता। मैंने कोशिश की थी, मेरे पापा की बड़ी ये थी, ख्वाहिश थी आईएएस बनना, और मुझे आईएएस के तौर पे देखना चाहते थे। मैंने कोशिश भी की, लेकिन मेरे मन में, हालांकि मैंने कोशिश की, लेकिन कंफ्यूज हो जाता था। बहुत ज़्यादा प्रेशर, हर बात प्रेशर, मम्मी पापा का, यहाँ पढ़ाई नहीं कर रहे, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, आज ट्यूशन नहीं गए, पढ़ाई करो। ये अंडर प्रेशर में मैं आके मैं सक्सेस नहीं कर पाया। इसीलिए मैं गार्जियन से कहना चाहूँगा, जो मेरे पेरेंट्स जो भूल नहीं किया, वो आप भूल ना करो। अपने बच्चों की इसको पढ़ो, इंटरेस्ट को पढ़ो, पढ़ना सीखो, बच्चे को दोस्त की तरह अपने पास बिठाओ, उनको गोद में लो, उनसे बातें करो। बहुत सारे, अभी भी बहुत घरों में क्या है कि बहुत सारे बहुत डरते हैं बच्चे, अरे पापा आ गए, मेरे डैडी आ गए, ये नहीं करना। नहीं, उनको एक दोस्त की तरह उनके साथ पेश आओ, देखो फिर मज़ा आएगा। उनके साथ एक लगेगा कि मेरा दोस्त आ गया, मेरा बंदा, वो अपनी बातें शेयर करेगा आपको, वो बताएगा पापा मुझे ये करना है, ये करना चाहती हूँ पापा, या ये करना चाहते हैं। लेकिन हम अपने बच्चों के साथ शेयर नहीं करते हैं, उनके साथ बैठना नहीं चाहते हैं, वक्त नहीं देना चाहते हैं। अपनी फैमिली को, बच्चे को वक्त दो ना, जब भी तो वो सीखेंगे। सही बात है ना। ये बातें चीज़ मैंने जो चूक मेरे साथ हुई है, वरना मुझे एक आईएएस अफसर के तौर पे आप देख पाते। तो मुझे लगता है ये चूक नहीं होनी चाहिए, और बच्चों को भी बड़ा अवेयर रहना चाहिए। जो बच्चे हैं उनको अपने कैरियर को लेके बड़ा अवेयर होना चाहिए, बड़ा जागरूक होना चाहिए। अपने कैरियर को पहले पायदान पे रखें। देखो, शादी वादी होती है, शादी सेकेंडरी होती है, लेकिन सबसे एट फर्स्ट कैरियर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने कैरियर को लेके सोचो, आपको क्या बनना है, उस मकाम पे आप पहुंचोगे। देखो, आपका मुकाम करना है, आप पहले एक टारगेट करो कि मुझे वहां तक, उस लाइट तक मुझे पहुंचना है। तो उस लाइट तक अगर न भी पहुंचो तो 90% तो आप पहुंच जाओगे, अगर आप में जज्बा है, आप में इंटरेस्ट है। आप ध्रुव जी, आपने पॉडकास्ट बहुत अच्छा करते हैं, मैंने सुना भी है। तो आप में एक जज्बा है, आप में अगर जज्बा होगा तो आप वहां तक जरूर पहुंचोगे। बड़े बड़े पॉडकास्ट जो बड़े बड़े लाखों रुपए लेते हैं आज की तारीख में, बिल्कुल, है ना, तो वहां तक आप जरूर पहुंचोगे। तो आप में जज्बा होना चाहिए, आप में एक तमन्ना होनी चाहिए कि मुझे वहां तक पहुंचना है एट एनी कॉस्ट। तकदीर को छोड़ो, पहले तदबीर है तो फिर तकदीर भी आ जाएगी। सही बात। तो भगवान पे भरोसा रखो और आगे बढ़ो, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। मैं सबके साथ यही बात कहना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। जो बच्चे, न्यू जनरेशन जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उनके लिए हमेशा मैं यही कहना चाहता हूँ। तो संजय सर, एट लास्ट आप हम सारे वुमेन्स को, सारे ऑडियंस को, जिनके लिए आप काम करते हुए आ रहे हो, पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को, पॉलिटिशियंस को, सभी को एक सम मैसेज देना चाहें तो वो क्या होगा? देखिए, सम मैसेज तो मैं सबको एक ही बात कहता हूँ, आज भी लोग अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, तो जागरूक हो जाओ भैया, आप जिस भी फील्ड में हो। और सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ, आप अच्छे एक्टर हो, अच्छे जर्नलिस्ट हो, अच्छे पॉडकास्टर हो, लेकिन अच्छा इंसान बनो।
ये बहुत ज़रूरी है। मैं सबसे एक ही बात कहता हूँ, भैया आपके जाने के बाद आप जिंदा रह पाओगे, वरना आपके जाने के बाद कोई आपको याद तक नहीं करेगा। तो मैं चाहता हूं कि मैं काम कर रहा हूं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग काम कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं मैं अकेला काम न करूं और लाखों संजय सिन्हा बने और वो काम करे मेरे रूप में, मुझे खुशी होगी। तो मैं इस मकाम पे जाऊं, लाखों ध्रुव बने कि मैं ध्रुव भैया की तरह काम करना चाहता हूं, ध्रुव जी की तरह काम करना चाहता हूं। ये बात लोगों के मन में आनी चाहिए। जब मुझसे लोग ये कहते हैं कि सर मैं आपसे बहुत इंस्पायर हूं, आपकी तरह काम करना चाहता हूं, आप बहुत ज़मीनी स्तर पे काम करते हो, आप में कोई घमंड नहीं है, कोई अहंकार नहीं, तो मैं कहता हूं आप ज़मीनी स्तर पे काम करो, बहुत मज़ा आएगा। लोगों के साथ रह के काम करो तो आपको कामयाबी मिलेगी। मैं हमेशा सबको कहना चाहता हूँ, आप बड़े एक्टर हो, बड़े पॉडकास्टर हो, बड़े डॉक्टर हो, लेकिन सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनो, इंसान की मदद करो। जो आगे बढ़ना चाहता है उनको थोड़ा सा गाइड कर दो ना, वो आगे बढ़ जाएंगे। मन में ये बात नहीं होनी चाहिए अरे ध्रुव तो आगे बढ़ जाएगा, मैं इसको बता दूंगा तो वहाँ पहुँच जाएगा, उनको चांस मिल जाएगा तो फिर मुझे भूल जाएगा। नहीं, वो यकीन करो, अगर ध्रुव सोलंकी जी को मौका मिलता है आज, वो आगे बढ़ते हैं तो उनके दिल में, भले वो भूल जाए लेकिन उनके दिल में आपकी जगह हमेशा रहेगी, मेरी जगह हमेशा रहेगी। अगर मैंने, संजय सिन्हा ने किसी के लिए कुछ काम किया तो हमेशा मुझे याद रखेगा, भले वो दिल भूल जाए, चूंकि वो बहुत ज़्यादा जब पैसे आने लगते हैं तो लोग मतलबी हो जाते हैं, लेकिन यकीन मानो कि उनके दिल में आपके लिए जगह रहेगी, हमेशा ऑलवेज रहेगी। इसीलिए मैं सबसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप अच्छे इंसान बन के थोड़ा सा काम करके देखो, बहुत मज़ा आएगा। वो घमंड वाली बात नहीं होनी चाहिए, ज़मीन पे उतर के काम करो यार, ऐसे लोगों के लिए काम करो जो निचले तबके के लोग हैं, जिन्होंने खुशी नहीं देखी है, उनके चेहरे पे अगर थोड़ी सी खुशी आप ला पाओ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं हमने काम किया है। तो यही मेरी बात है, यही मेरा मैसेज है। थैंक यू सो मच संजय सर। आपके जो इंसाइट्स थे, आपके थॉट्स थे, उससे मैं तो काफ़ी प्रेरित हुआ हूँ, मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। अब लेने वाला अपने आप ले लेता है, जो उसको समझ में आता है कि संजय सर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट यू कि आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या आपकी मंजिल है और कैसे वो आपको मुकाम हासिल होगा। राइट। फिर भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन रह जाए, आपको कोई मेंटोरशिप की जरूरत हो, आपको गाइडेंस की जरूरत हो, अगर आप इंटरनेशनल ह्यूमन इक्विटेबल काउंसिल से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिटेल मिल जाएगी। अ पार्ट ऑफ दैट कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हमारी इस कन्वर्सेशन में आपने क्या सीखा, आपको क्या ग्रैब किया आपने। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर और आपका कीमती समय देने के लिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।